दोस्तों, अनिल अग्रवाल का डीमर्जर का फैसला उनके लिए पूरी तरह से फलीभूत साबित हुआ है। इस डीमर्जर ने वेदांता को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। इन पांचों कंपनियों ने कमाल करके दिखाया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ दिया है। निवेशकों का रुझान स्टॉकों को लेकर इतना पॉजिटिव हुआ है कि जम के खरीदारी शुरू हो गई। यहाँ पे 2020 में वेदांता बाजार से डीलिस्ट होना चाहती थी। उनको बाजार में रस नहीं था, वो निकलना चाहते, लेकिन जो प्राइस ऑफर की वो किसी को पसंद नहीं आई और फाइनली वो डीलिस्टिंग का मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन उसके बाद में डीमर्जर की संभावना बदतलाशी गई और ये बिल्कुल सक्सेस रही। इससे वेदांता को ज़बरदस्त फायदा हुआ। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे, क्या अचीव किया इस बार वेदांता ने। और यहाँ पे वेदांता के लिए एक और डिसपॉइंट करने वाली भी खबर है, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 277 पर आप देख सकते हो कि स्टॉक की हमें क्लोजिंग देखने को मिली बीएससी पर फ्राइडे को 0.87% की तेजी के साथ। शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 274 पर जो क्लोजिंग थी थर्सडे की। उसके बाद में स्टॉक गिरा 271 तक गया, लेकिन खरीदारी अच्छी देखने को मिली। कमज़ोर बाजार में भी इसमें अच्छी तेज़ी की संभावना बनी, जिसे 277 तक चला गया। वैसे अभी इसका जो हाई बना हुआ है ये डीमर्जर के पहले 360 तक पहुंच गया था। आप देखिए उस हिसाब से अभी भी स्टॉक नीचे है, डिस्काउंट पे है स्टॉक। आने वाले इसमें यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही। तो वेदांता के अनिल अग्रवाल का नसीब पलट चुका है, क्योंकि डीमर्जर के बाद अंबानी की रिलायंस को भी इन्होंने पछाड़ दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान एफआई का है। तो देखो कि वेदांता लिमिटेड ने निवेशकों के बीच में अपनी पकड़ है वो और मजबूत कर दी है। जून 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी का जो रिटेल निवेशकों का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा रहा है और सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली कंपनियां अगर बनी है तो वेदांता की कंपनियां बनी है। तो जून क्वार्टर के दरमियान 4.9 लाख नए रिटेल शेयरधारक वेदांता से जुड़े हैं। खास बात यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआई ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है। यानी एफआई भी भरोसा करे और रिटेल इन्वेस्टर की तो पहली पसंद बन गया है। कैपिटल लाइन के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 2027 में वेदांता के शेयरधारकों की संख्या करीब 4.9 लाख बढ़ गई है। कैपिटल लाइन द्वारा ट्रैक की गई कंपनियों में ये सबसे बड़ी वृद्धि है, यानी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने पछाड़ दिया है। इस मामले में वेदांता ने विप्रो, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी जो बड़ी नामी कंपनियां उनको पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया जो ए ग्रेड की कंपनियां हैं। इन कंपनियों में भी तिमाही के दौरान रिटेल निवेशकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जितनी बड़ी वृद्धि वेदांता में उतनी नहीं हुई है। वेदांता ने सबको पछाड़ दिया। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन सबको पछाड़ के नंबर 1 बन गई है वेदांता। इस मामले में रिटेल निवेशकों की पहली पसंद बन गई है। अगर इसके उलट जाके देखें तो टाटा मोटर्स, पीवी, इसके अलावा जो देखो कि यस बैंक, सुजलॉन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी और बीएचएल जैसी कंपनी में रिटेल निवेशकों की संख्या कम हुई है, उनका रुझान कम हुआ है। यानी आप देखें जो टाटा मोटर की पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस है उसमें भी थोड़ा सा रुझान कम हुआ, रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिकवाली की है। यस बैंक जैसा जो फेवरेट स्टॉक है उसमें भी उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। सुजलॉन एनर्जी जो रिटेल इन्वेस्टर का खास स्टॉक आया था उसमें भी उन्होंने अपनी थोड़ी होल्डिंग कम कर लिया। अदानी ग्रीन एनर्जी में भी होल्डिंग कम की है, बीएचएल में भी होल्डिंग कम हुई है। तो रिटेल इन्वेस्टरों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन वेदांता ने कमाल किया है। वेदांता में सिर्फ छोटे जो निवेशक उनकी दिलचस्पी नहीं बढ़ी है, बल्कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक जो एफआईआई है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो देखिए कि 31 मार्च 2026 तक उनकी 13.93% की होल्डिंग थी, जो 30 जून 2026 को बढ़कर 15.77% हो गई। यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उन्होंने भी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, उनका भरोसा बढ़ना है वेदांता पे। तो ये बढ़ोतरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का जो रुझान है वो अपेक्षाकृत कमजोर है, यानी वो पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी स्टॉक में अगर वो निवेश करे तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इस समय एनएससी पर सूचीबद्ध कंपनियों में एफआई की औसत हिस्सेदारी क्वार्टर 4 में घटकर 15.85% रह गई थी, जो 17 साल का सबसे निचला स्तर है। यानी पिछले 17 साल का रिकॉर्ड लेवल निचला आ गया है। एफआई ने इतना पैसा बाजार से निकाला है, तो आप समझ सकते हो कि एफआई लगातार बाजार से पैसा निकाल रहे। उसके बावजूद भी अगर एफआई का पैसा कहीं पे बढ़ रहा है तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे माहौल में वेदांता में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ना कंपनी की डीमर्जर के बाद स्थिति
वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की कमाई की संभावनाओं को लेकर भरोसे का संकेत मानी जा रही है। यानी ये जो फैसला किया गया डीमर्जर का, ये पसंद आया एफआई को और उनको लगता है कि हर कंपनी आने वाले समय में मजबूती से अपना बिजनेस बढ़ा के आगे बढ़ सकती है। इसी वजह से वो निवेश कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेदांता का आकर्षण केवल शेयरधारकों की बढ़ती संख्या के तक सीमित नहीं है। कंपनी का पी रेशियो भी देखें तो 5.9 बताया गया, जो इस कैटेगरी की कंपनियों में सबसे कम वैल्यूएशन वाले शेयर में रहता है। यानी इसका पी रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है, जिससे भी लोगों का रुझान पॉजिटिव हुआ है। इसके साथ ही कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड देती है वो 13% है, यानी कम वैल्यूएशन के साथ निवेशकों को मजबूत डिविडेंड रिटर्न भी मिल रहा है। तो ये एक संयोजन वेदांता को निवेशकों के लिए आकर्षक कर रहा है, उनका प्रमुख कारण है। एक तो देख सकते हो कि पी रेशियो लो, ऊपर से सबसे शानदार डिविडेंड। देखिए सबसे शानदार डिविडेंड कंपनी, नंबर 1 डिविडेंड देने वाली कंपनी भी वेदांता ही है। इसका भी फ़ायदा इसको देखने को मिला है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का Q1 का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। कंपनी ने अब देखिए अपना प्रदर्शन लगातार बेहतर किया है। कंपनी का जो देखिए जो समय प्रॉफिट है उसमें 152% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 5294 करोड़ तक पहुंच गया है। वही कंपनी का EBITDA भी दुगुना हो गया 98% की दौड़ के साथ, 8469 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी का बिजनेस भी लगातार प्लान से मारा है, उसका भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर के दौरान अपना जो शुद्ध कर्ज है उसमें भी कमी कर ली है और 2200 करोड़ रुपए की कमी करना बड़ी बात हो जाती है। इससे उसकी जो बैलेंस शीट है और वित्तीय स्थिति और मजबूत होती हुई दिखाई देती है। अगर कोई कंपनी लगातार कर्ज कम करे तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की सेहत अच्छी हो रही है। रेटिंग के मोड से भी कंपनी को पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। क्रिशियल इकरा ने वेदांता की रेटिंग को AA की रेटिंग प्लस के साथ दे दी है और स्टेबल आउटलुक दे दिया, यानी AA प्लस की रेटिंग, स्टेबल आउटलुक। पिछले करीब 1 दशक में कंपनी की सबसे ऊँची रेटिंग है। यानी ये सारे के सारे सिग्नल वेदांता के लिए पॉजिटिव है। एक तरफ बेहतर रिजल्ट, एक तरफ शानदार रेटिंग और कंपनी का पी रेशियो अट्रैक्टिव होना और विदेशी निवेशकों के रुझान, ये सारी बातें इसके लिए पॉजिटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक खरीदारी का माहौल आगे के लिए भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर के बाद जो बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों में निवेशकों के लिए अच्छा वैल्यू मिला है। डीमर्जर के बाद पहली तिमाही में सूचीबद्ध कंपनियों का जो टोटल कंप्लीट मार्केट कैप देखें तो 71,000 करोड़ बढ़ गया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये तेजी समूह के अलग अलग कारोबार को स्वतंत्र और केंद्रित कंपनियों के रूप में देखने को लेकर बाजार की सकारात्मक धारणा को दर्शाती है। यानी हर कंपनी को अलग करने से उनका बिजनेस आगे बढ़ाने की और संभावना बन गई है। मैनेजमेंट और अच्छे से मेहनत कर सकता है। इसी वजह से लोगों का रुझान भी पॉजिटिव हुआ है। वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने भी दम दिखा दिया है। आप देख सकते कि जून में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, EBITDA मार्जिन ज़बरदस्त दर्ज हुआ है। मजबूत चांदी की कीमतें और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लागत नियंत्रण से कंपनी को बहुत फ़ायदा मिला है। हिंदुस्तान जिंक दुनिया की कम लागत वाले जिंक उत्पादन की अपनी स्थिति बरकरार रखी है, यानी सबसे कम लागत में ये काम करने वाली कंपनी है, जिसका फ़ायदा वेदांता को भी मिला। यहाँ पे देखिए कंपनी इस दौरान 11 रुपये प्रति शेयर अंतिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया। यह शेयरधारकों को रिटर्न देने की सबसे अच्छी और रणनीति मजबूत साबित हुई है। तो ये देख कि इस समय जो फाइनेंशियल सेहत है वो बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। कर्ज लगातार कम किया जा रहा है और आकर्षक वैल्यूएशन है कंपनी की। डीमर्जर के बाद अलग अलग कारोबार पर फोकस की रणनीति वेदांता के प्रति निवेशकों का धारणा और मजबूत कर रही है। अगर कंपनी इसी तरह से वित्तीय अनुशासन और कैश फ्लो पर पकड़ बनाए रखती है तो आने वाली तिमाही में निवेशकों को इसमें और बेहतर फ़ायदा हो सकता है। उनकी नज़र इस पर बनी रह सकती है, यानी रिटेल इन्वेस्टर और एफआई दोनों ही इस पर बने रह सकते हैं। अभी एक जो अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल की कंपनी पे 51 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। आईटीसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। तो वेदांता लिमिटेड की जो स्टील कंपनी जो अलग हो गई है VISL, उसकी जो सब्सिडी कंपनी है ESL, उसके ऊपर ये मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। तो ESL जो रांची स्थित केंद्रीय वस्तु सेवा कर रहा है CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयोग कार्यालय ने 51 करोड़ रुपीज़ का टैक्स नोटिस थमाया है इनको। तो ये जो पूरा मामला है, ये देख कि 7/2026 को जो इनको नोटिस मिला है GST डिपार्टमेंट की तरफ से, 2021-22 और 22-23 के दौरान जो इनपुट क्रेडिट टैक्स है उसमें अधिक लाभ उठाने का इनको ऊपर एक तरह से इल्ज़ाम लगा है, जिसको लेकर ये नोटिस दिया है। तो वेदांता कह है कि हम इस नोटिस को बारीक से अध्ययन कर रहे हैं और आने वाले समय हम जो भी हमारे उचित हमारा जो राइट्स है, लीगल राइट का इस्तेमाल करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इससे हमारे बिजनेस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी उन्होंने आश्वासन दे दिया। यानी शेयरधारकों को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।